आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और साथ साथ उसके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सबका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। हालांकि इस चैप्टर में बहुत सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के संकेत में उत्तर दे दिए गए हैं, लेकिन उन सभी को जहां भी आवश्यकता होगा डिटेल से बताने में उस सभी को डिटेल से बता करके सभी को डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आपका काम है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और जहां भी किसी नए बात आपको सुनने मिला उसे आप कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन दिया है कॉर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली और आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा ख, रेटिना या दृष्टिपटल। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसमें जो विकल्प दिए गए हैं तो कोशिश करना है कि वो सभी विकल्पों को भी थोड़ी देर में थोड़ी सी आप लोग देख ले। जल्दी से ही आप लोग चारों विकल्प को देखेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे विकल्प आपके तैयार होते रहेंगे और वो बहुत सारे क्वेश्चन को भी कवर कर देंगे। अगर आप मनुष्य की आँख को देखते होंगे, जैसे एक अलग बुक में आपको हम एक आँख दिखा रहे, मानव के द्वारा आँख दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मनुष्य के आँख है। आप इसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी नहीं बताया जा रहा है, बना करके नहीं दिखाया जा रहा है इसलिए क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है। यहाँ पर जो आँख है आप देख सकते हैं, इस आँख के यहाँ पर नेत्र के लेंस है, यहाँ पर लेंस है। फिर इस हिस्से पर आप देखेंगे तो ये पुतली होता है और सबसे बाहर की तरफ, सबसे देखिए ऊपर यहाँ पर बाहर की तरफ कॉर्निया होता है और सबसे लास्ट में इधर देखेंगे तो रेटिना होता है और रेटिना को ही दृष्टिपटल कहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि रेटिना को ही दृष्टिपटल हिंदी में कहा जाता है। फिर आप गौर करेंगे तो लेंस के ऊपर में आप यहाँ पर देखें, नेत्र के जो लेंस है उसके ऊपर में आइरिस होता है, आइरिस। और यह है पुतली। पुतली आप जानते होंगे जिसे हम लोग पलक मलकाते रहते हैं, वो होगा पुतली। यहाँ पर जो दे रहा है ऑप्शन में ख, रेटिना या दृष्टिपटल, इसी भाग पर क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब बनता है। एक बार फिर देखेंगे, यहाँ से प्रकाश आती है। प्रकाश आने के बाद ये देखिए कॉर्निया से होकर गई, नेत्र के लेंस से होकर गई और फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है, इस हिस्सा पर। इसी हिस्सा को हम लोग बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। जब कभी प्रतिबिंब इस रेटिना पर न बन के आगे या उसके पीछे बनती है, या तो इधर बन जाए या इधर बन जाए, तभी उस स्थिति में नेत्र के दोष कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऊपर जो ये कॉर्निया है, नेत्र के जब दान होता है तो इसी कॉर्निया को दिया जाता है, न कि पूरे आँख को दान होता है। और ये जो आइरिस है, इसी वजह से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आँख को कभी कभी सिकुड़ा देते हैं, कभी कभी फैलाते हैं। कभी कभी हम लोग अधिक धूप से जब ठंडा में आते हैं तो देखते हैं कि हम लोग की आँख एकदम से क्या होता है, फैलना शुरू होता है। और जब ठंडा से एकदम धूप में जाते हैं, तेज रोशनी में जाते हैं, तो हमारा आँख एकदम से सिकुड़ जाता है। तो ये आँख के पुतली को फैलाने और सिकुड़ाने का जो काम है वह यही आइरिस करता है। इस बात को ध्यान रखते रहेंगे। जहाँ पर हम किसी बात को डिटेल से बताएंगे, इसका मतलब है वो प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है, उसकी संभावना एग्जाम में ज़्यादा है कि वह पूछ सकता है। तो यह हो गया, कॉर्निया सबसे ऊपर होता है। आइरिस जो हो गया, इसी आइरिस की वजह से नेत्र क्या होता है, कभी कभी सिकुड़ जाता है और कभी कभी फैलता है। पुतली यही हमारी आँख के क्या करते हैं, बाहरी चीज़ से क्या करते हैं, रक्षा कर। जैसे कभी अचानक हमारे ऊपर कोई हाथ आ गया या कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, कुछ भी आ गया, तो पुतली के सहारे से क्या करते हैं, हम लोग आँख को, पलक को मलका देते रहते हैं, ठीक है, और उससे बच जाते हैं हम लोग। कोई भी जो नुकसान होता है उससे हम लोग बच जाते हैं। नेक्स्ट है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना पर। इस बात को ध्यान रखें, प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। और प्रतिबिंब देखिए, जैसे कि
ये हमारा आँख है, ये छोटा सा आँख है, लेकिन इस आँख के द्वारा हम बड़े बड़े बस को, ट्रक को या बहुत कुछ को हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई घर है और इतना बड़ा घर को ये छोटा सा आँख देख रहा है, तो क्या इतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा? इतना बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। ये हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाएगा, यानी ये जो वस्तु है इससे बहुत ही छोटा प्रतिबिंब आँख बनाएगा। तो किसी भी हालत में बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ से बड़ा प्रतिबिंब वाला विकल्प खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, यानी प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अब ये जो हम देख रहे हैं इस वस्तु को, ये वास्तव में देख रहे हैं और वास्तव में हमारे आँख पर वह प्रतिबिंब बनता है। अगर आप किसी की आँख में झाँकेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा उस वस्तु के प्रतिबिंब, यानी जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो जब भी प्रतिबिंब होगा वह क्या होगा? वास्तविक होगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब आप पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में, दूसरा चैप्टर में बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वास्तविक उल्टा बड़ा, ये बड़ा वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ पर वास्तविक उल्टा और छोटा, इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वस्तु के उल्टा होगा और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बहुत प्रश्न पूछा गया, लेकिन आसान याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन जब आपसे पूछे कि अधिकतम दूरी कितना है तो अधिकतम दूरी अनंत है। हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी को अनंत माना गया है, तो हम सूर्य को भी देख लेते हैं, चंद्रमा को भी देख लेते हैं, यानी मैक्सिमम कितना देखेंगे तो मैक्सिमम हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? इसका आंसर हो जाएगा घ, यानी अनंत तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं, आँख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है कि फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। समंजन क्षमता के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, निकट या दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। बाकी ये जो लिखा है यह दृष्टि के दोष है, इसकी चर्चा आगे करेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दूरदर्शिता क्या है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? फिर देखेंगे, करें कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशिया, और सिलियरी पेशिया को ही पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। सिलियरी पेशिया को ही पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। ये आँख हो गया, और आँख के आप देखेंगे कि इधर में जो लेंस होता है, इसी लेंस के ऊपर अभी पिक्चर में जो दिखाए थे यह होता है सिलियरी पेशिया। इसी सिलियरी पेशिया के क्या होता है, फैलाव और सिकुड़ाव से फोकस दूरी में परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु से साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। आपसे जब भी पूछे तो आप उल्टा कर दीजिएगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछे तो इसका मतलब है जो दोष लिखा है वह दिखाई देगा, लेकिन उसके विपरीत में जो दूर, अगर निकट है तो दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, जबकि निकट के वस्तु को देखने में क्या होगी, परेशानी होगी। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में
किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बनता है दूरदृष्टि दोष में। आंसर हो जाएगा ख। आप यहाँ पर देखेंगे, यह हो गया आँख, मान लेते हैं ये आँख हो गया, यहाँ पर कॉर्निया हो गया, यहाँ पर लेंस हो गया, सिलरी पेशिया हो गया मान लेते हैं, और यहीं पर हो गया हमारा जहाँ पर वस्तु के क्या होता है प्रतिबिंब बनता है, यानी कि रेटिना। अब यहाँ पर जो लेंस है, ये भी ध्यान रखिए, यहाँ पर जो लेंस है यह लेंस होता है उत्तल लेंस। आँख में पूछे कौन लेंस होता है, तो आँख में होता है उत्तल लेंस। हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच से मोटा होता है, वो किनारे से पतला होता है। अब इससे क्या होता है कि प्रकाश आती है और फिर आने के बाद ये क्या होगी, आधार की तरफ झुकेगी, फिर ये आई और ये चली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रेटिना से पहले ही अगर दोनों मिल गया, यहीं पर प्रतिबिंब बना रहा है, तो इसका मतलब है यह निकट दृष्टि दोष हो गया। यह निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी रेटिना से पहले ही जब प्रतिबिंब बन जाए तब वह निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। लेकिन जब रेटिना के बाहर बने, रेटिना से दूर बने, जैसे ये आँख हो गया, ये मान लेते हैं कि कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया, सिलरी पेशिया से लटका हुआ है, और यहीं पर हो गया रेटिना। अब क्या हुआ कि प्रकाश आई और आने के बाद, ये प्रकाश आई और आने के बाद पीछे की तरफ देखिए प्रतिबिंब बना रहा है। तो पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनने का मतलब हुआ कि इस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष है। इस व्यक्ति के आँख में कौन दोष आ गया, तो दूरदृष्टि दोष आ गया, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन रही है। तो इसमें क्या कर रहा है कि रेटिना के पीछे कहिए या रेटिना के दूर कहिए, बात बराबर ही है। तो रेटिना के पीछे बनने पर कौन दोष, दूरदृष्टि दोष। अगर रेटिना के पहले ही बन जाए तो निकट दृष्टि दोष होगा। 9वां प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार होता है अवतल लेंस से। और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण को फैला देती है, और फैलाने को ही बोल देते हैं हम लोग अपसारी। इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। इसमें ट्रिक क्या आप अप्लाई कर सकते हैं कि निकट है, इसमें ट्रिक आप क्या अपना सकते हैं। जैसे देखिए, ये 3 अक्षर के निकट 3 अक्षर के हैं, और यहाँ पे देखिए 4 अक्षर के लेंस का नाम अवतल। तो जो दोष के नाम बड़ा है उसमें लेंस के भी नाम बड़ा है, और जिस दोष के नाम छोटा है उसमें लेंस के नाम भी छोटा। आप ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि आप इतना पढ़ेंगे कि यह बात कॉमन है, आपको याद हो ही जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष में याद रखना क्या कि निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब इसमें दूर के वस्तु ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन निकट के वस्तु ठीक से दिखाई दे रहा होगा। इसी में उल्टा कर देंगे, दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु ठीक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन निकट के वस्तु ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस इस प्रकार से होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। इससे प्रकाश से किरण जाती है तो यह क्या होगी, चारों तरफ ये इसको फैला देती है। तो चारों तरफ जब फैला देती है तो इसका हम लोग बोल देते हैं अपसारी लेंस। अब उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर ला करके मोड़ देती है, इसलिए इसे बोल देते हैं हम लोग अभिसारी लेंस। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो दोष में दूर दृष्टि दोष है, तो दूर के वस्तु दिखाई देगा, लेकिन निकट के वस्तु को देखने में परेशानी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कह कि साफ साफ देख सकते हैं। तो साफ साफ किसका देखेगा, दूर के वस्तु को यह साफ साफ देख लेगा, लेकिन निकट के वस्तु देखने में परेशानी होगा। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। अब दूर है तो 2 शब्द वाला है, तो लेंस भी छोटा शब्द वाला होगा, यानी लेंस होगा उत्तल। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन होगा, उत्तल लेंस होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष है,
सॉरी यहाँ पर दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि के दूर करने के लिए उत्तल, और उत्तल ये है, और उत्तल को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो यहाँ पर उत्तल अवतल नहीं दिया है, अभिसारी दिया है, तो उत्तल को हम बोल देते हैं अभिसारी लेंस। तो 11 के हो जाएगा क अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्गों यानी कि रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा 12 के ग वर्ण विक्षेपण। आप प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म कांच का बना होता है, पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। अभी के लिए मान लीजिए कि यह एक प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म से हम प्रकाश गुजारेंगे, तो जब भी प्रकाश गुजरेगी वो क्या होगी, ये प्रिज्म चूँकि माध्यम अलग हो जाएगा। यहाँ पर माध्यम अलग है, यहाँ के माध्यम अलग है, तो जब माध्यम चेंज होता है तब प्रकाश दिशा से भटक जाती है, यानी अपना जो निश्चित दशा होता है, अपना जो निश्चित पथ होता है, उससे कहीं न कहीं विचलित हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो प्रकाश होता है वो 7 रंग के बना होता है। तो ये होता है क्या है कि इस प्रकाश के जो 7 किरण है, इसकी क्षमता अलग अलग होती है, इसका तरंगधर अलग अलग होता है। तो जिसका तरंगधर ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंगधर कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश आ रही है, और जैसे ही प्रिज्म से जाएगी ये 7 रंग में बट जाएगी। तो पहले यहाँ पर एक रंग था श्वेत प्रकाश, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजारेंगे ये 7 रंग में बट जाएगा। 7 रंग में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसे मान लीजिए कि ये 7 रंग में ये बट चुका है। तो 7 रंग में बटा है, तो सब अलग अलग तरीक़ा से मोड़ी है। एक एक कम मोड़ी है, एक बहुत ज़्यादा मोड़ी है। देखिए सब एक दूसरे से देख रहे अलग अलग है। जो यहाँ पर सबसे कम मोड़ी है वह लाल रंग होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रिज्म से होकर जो रंग में देखते कि उसका रंग के मार्ग में परिवर्तन होता है, उसमें सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है? तो लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, और बैगनी के झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। बैगनी का झुकाव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। आगे डिटेल्स इसकी चर्चा होते रहेगा। इसका आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पर। करेक्ट कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभक्त होता है, इस घटना क्या कहेंगे? इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहेंगे। यानी कि जो प्रकाश के रंग है, प्रकाश के जो जितने भी दिख रहे हैं कि कण है, प्रकाश के जो किरण है, वो सभी अलग अलग रंगों में बट जाती है। श्वेत प्रकाश से लाल रंग हो जाता है, फिर बैगनी रंग होता है, ब्लू रंग होता है, येलो रंग होता है। यानी रंग जो है, वर्ण, वो क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 सतह है। यहाँ पर सही से अगर नहीं समझ सकते हैं तो आपको किताब के माध्यम से समझा दिया जाएगा। जैसे ये हो गया, ये प्रिज्म की आकृति हो गया। प्रिज्म की आकृति अगर आप सही से देखेंगे तो आपको देखें कि जो ऊपर ये जो देखेंगे, ये नीचे ये है, ये वाला हिस्सा ये नीचे की तरफ है, ये आधार है, नीचे की तरफ झुका हुआ, ये नीचे की तरफ है, ये इसी पर टिका हुआ है। तो एक सतह यह होगा प्रिज्म के, और इसके ऊपर में देखिए सबसे ऊपर में, तो अगर नीचे है तो कहीं ना कहीं इसका ऊपरी हिस्सा होगा। तो ऊपरी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये दूसरा सतह हो गया। फिर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा ये तीसरा सतह हो गया। फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये वाला हो गया चौथा हिस्सा, और फिर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 5वां हिस्सा। तो प्रिज्म जो है यह 5 सतहों से बना होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन वर्ण या रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम लाल विचलित होता है, और सबसे अधिक बैगनी रंग क्या होता है, विचलित होता है। आप चाहें तो ट्रिक से याद रख सकते हैं, बेंजानिपिनाला। ये प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म से हम कोई प्रकाश से किरण गुजार रहे हैं, और जैसे गुजारे तो ये लाल रंग सबसे कम मुड़ेगा, और बाकी रंग बहुत ज़्यादा क्या होगी, विस्तृत हो जाएगी। आप मान लीजिए ये 7 रंग है, मान लीजिए कि ये 7 रंग है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बैगनी रंग क्या होगी, विचलित होती है।
फिर बैंगनी के बाद जामुनी रंग विचलित होती है, फिर नीला रंग, फिर हरा रंग। तो बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, बैंजानी, फिर पीला हो गया, फिर नारंगी हो गया और फिर लाल हो गया। यानी सबसे कम लाल विचलित होती है और सबसे अधिक बैंगनी रंग विचलित होती है। आपकी किताब में इसका एक ट्रिक दिया हुआ है, बैंजानी पीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यह है प्रकाश के सातों रंग के वर्ण विक्षेपण का ट्रिक। सबसे कम लाल, सबसे अधिक बैंगनी रंग। नेक्स्ट हो गया, प्रकाश के किस वर्ण या रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल के होता है। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बात करें तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो 620 से लेके 700 नैनोमीटर होता है। 620 से लेकर 700 नैनोमीटर प्रकाश ये क्या होता है, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य होता है। अब तरंगदैर्घ्य क्या होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, मान लेते हैं आप पढ़े हैं कि एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, और एक पढ़े होंगे अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य, और एक पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अगर ये आप 9th में पढ़े होंगे। प्रकाश तरंग के माध्यम से गमन करती है। कुछ बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि ये प्रकाश क्या है, तरंग के माध्यम से गमन कर रही है। अब तरंग है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की आकृति बनाएगी। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया सबसे ऊपर शीर्ष, ये शीर्ष हो गया। और कहीं ना कहीं देखिए यहीं पर एक सबसे उसके लोएस्ट पॉइंट हो गया, जिसे बोलते हैं गर्त, जिसका डिटेल से बताया गया मुख्य वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये शीर्ष हो गया, ये गर्त हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, शीर्ष हो गया, और फिर नीचे देखेंगे तो ये होगा गर्त। तो शीर्ष और शीर्ष या गर्त और गर्त, दो शीर्ष को या दो गर्त को मिलाने वाला, ये देखिए जो मिलाने वाला, ये मिला दिए किसी से भी, तो दो शीर्ष या दो गर्त को जब मिला देते हैं तब वह कहलाता है तरंगदैर्घ्य। इसे बोल देते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। दो शीर्ष और दो गर्त को मिलाने वाला जो हो गया किरण, वो हो गया तरंगदैर्घ्य। अब यह तरंगदैर्घ्य लाल के सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी का होता है, और इसे हम लोग लेमडा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, लेमडा से सूचित करते हैं। ये मुख्य वीडियो में डिटेल से बताया गया, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। 16 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी कि रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक विचलित होता है बैंगनी और सबसे कम लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बार बार इसकी चर्चा हो रहा है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। अब एक खाली स्थान की पूर्ति करो। नेक्स्ट है, पहला है, नेत्र द्वारा वस्तुओं का प्रतिबिंब उसके नेत्र के डैश पर बनता है। तो पहला ही क्वेश्चन में हम डिटेल से बताया है कि ये कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य आँख डैश सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी, सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक देख सकता है। और आप पूछे कि मैक्सिमम कहाँ तक देख सकता है, तो मैक्सिमम अनंत तक ये देख सकता है। नेक्स्ट है, जब नेत्र को बहुत दूर स्थित किसी वस्तु पर फोकस किया जाता है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी डैश होती है। इसका हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत ज़्यादा यानी कि महत्तम हो जाती है, महत्तम सबसे ज़्यादा हो जाती है। जब नेत्र को बहुत दूर स्थित किसी वस्तु पर फोकस किया जाएगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी,
उसकी महत्तम होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। 4 नंबर प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति डैश की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ये चर्चा कर दिए हैं। दूर दृष्टि दोष पूछे तो दूर के वस्तु का स्पष्ट देख सकता है, नज़दीक के वस्तु का स्पष्ट नहीं देख सकता है। आंसर हो जाएगा दूर के वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय डैश के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर आने के बदले कुछ पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो वायुमंडल में अपवर्तन होता है। वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है। वायुमंडल में आप देखते हैं कि हवा है, जिसकी वजह से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य बड़ा भी दिखाई देता है, लाल भी दिखाई देता है। और सूर्योदय के समय क्या होता है, क्षितिज से पहले हमें दिखाई देने लगता है। ये सारा कुछ प्रकाश की अपवर्तन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में डैश रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम बता दिए थे। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण में किस रंग का विचलन तो सबसे अधिक पूछे तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशा में छितराने को प्रकाश का क्या कहते हैं, ये प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश के तरंग धूल कण या किसी भी कण के अंश से टकराने के बाद जो फैल जाती है उसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब फैल जाना। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को डैश कहा जाता है, इसे हम बोलते हैं कोलाइड कहा जाता है। कोलाइड क्या होता है? कोलाइड एक मिश्रण होता है। मिश्रण में आप पढ़े होंगे, एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो कोलाइड भी एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें जैसे मान के चलिए कि यह कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई मिश्रण है। अब मिश्रण में क्या हुआ कि बिल्कुल पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। एक होता है क्या कि हम लोग नमक पानी चीनी का जब मिश्रण बनाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है कि चीनी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, बिल्कुल मिल जाता है, समांगी मिश्रण। जबकि एक होता है विषमांगी मिश्रण, जिसमें जो कण मिलाते हैं हम किसी पदार्थ में, यानी विलय में या 9th में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसमें ठीक से नहीं मिला होता है, लेकिन दूर से देखने में लगता है कि वह बिल्कुल ही मिला हुआ है। जैसे कि पानी हो गया, और पानी में जो मक्खन होता है वह हमें दिखाई नहीं देता है कि मक्खन कहाँ पर होगा, लगेगा कि पूरी तरह से मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में वह असमांगी मतलब वह मिश्रण असमांगी होता है, पूरी तरह से वो मिला हुआ नहीं होता है, उसका कण बड़ा होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि निलंबन क्या होता है। निलंबन एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगर आपको जानना है कि कोलाइड क्या है, निलंबन क्या है, तो कोलाइड, निलंबन, इस सब को डिटेल से 9th क्लास में बताया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या है ये पूछता है। टिंडल प्रभाव क्या है आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हम एक प्रकाश के स्रोत रखे हैं। प्रकाश के स्रोत यहाँ से हम प्रकाश को गुजार रहे हैं, और यहीं पर बहुत ज़्यादा धूल कण रख देंगे। तो जैसे धूल कण यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा, आप देखेंगे कि इस धूल कण से जब प्रकाश से किरण गुजरेगी तो एक रास्ता अपना बनाते हुए जाएगी। अपना रास्ता बनाने का मतलब है कि इस धूल कण की वजह से प्रकाश के जो रास्ता होगा वो साफ साफ हमको दिखाई देगा। हमको दिखाई देगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल कण है। अब जैसे बहुत ज़्यादा धूल कण है, यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पर धूल है या धुआं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं कर दिए हुए। अब जैसे इस धुआं से हम प्रकाश को गुजारेंगे, यहाँ से हम प्रकाश को गुजार रहे हैं, तो प्रकाश की किरण इससे जब गुजरेगी ना, तो इसका रास्ता हमें बराबर दिखाई देगा कि इसी रास्ता से प्रकाश जा रही है। यानी प्रकाश के रास्ता को दिखाई देना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। आप तब देखते होंगे जब घर में किसी प्रकार के होल बना होता है, जैसे आप गांव में देखते होंगे
तो जो कच्चा मकान होता है उस कच्चे मकान के जो ऊपर छप्पर होता है उस छप्पर में थोड़ा सा अगर छेद हो गया तो उस छेद से सूर्य के प्रकाश बाहर आती अंदर की तरफ आती है। और इसी रास्ता में अगर धूलकण होगा तो हमको पूरा अच्छा स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रकाश से किस तरीक़ा से अपना रास्ता बना के जा रही है। उसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। आप लिख लेंगे, समंजन क्षमता कहते हैं। इसके चर्चा पहले कर दिया ठीक से। नेक्स्ट है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सिलियरी पेशियों को क्या करना पड़ता है, फोकस करने के लिए सिलियरी पेशी परिवर्तित होती रहती है। आप जैसे खुद मिला सकते हैं कि जब हमको अगर बहुत दूर के वस्तु दिखना होता है, बहुत ऊंचाई के वस्तु, तो फैलाना पड़ता है और कभी कभी किसी वस्तु को क्या कर देखने के लिए आँख को सिकुड़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है। लेंस उत्तल या अवतल? तो आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर सभी में बताया है कि जब भी प्लस दे तो इसका मतलब हो जाएगा उत्तल और माइनस दे तो अवतल। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। जब भी पॉजिटिव की बात है प्लस के उत्तल हो जाएगा, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण। जब भी नेगेटिव की बात है माइनस में, वह अवतल हो जाएगा, चाहे वह दर्पण का है चाहे वह लेंस का है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के 3 मुख्य दोषों के नाम लिखें। तो मनुष्य के आँख में 3 दोष होता है। एक है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देगा। एक होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर की वस्तु ठीक दिखाई देगा, निकट की वस्तु ठीक दिखाई नहीं देगा। और तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। ये 3 प्रकार के नेत्र के क्या हो गया, दोष हो गया। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम पूछे तो अधिकतम हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट है, नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु फार पॉइंट और निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कितनी दूरी पर होता है? तो निकट के जब भी बात करें तो निकट 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और अधिकतम कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यहाँ पर उसका दे दिया हुआ है संकेत में कि समान दृष्टि निकट के लिए दूर के लिए अनंत होगा और निकट के लिए क्या होगा, 25 सेंटीमीटर होगा। 7वां प्रश्न है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी बिल्कुल नहीं बदलेगा, प्रतिबिंब दूरी वैसा ही रहेगा। संकेत में दे ही दिया है कि समंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, समान दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? अब कह रहा है क्या कि 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। अब कौन सा दोष है? तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि आँख है, ये मान लिया जाए कि आँख है, यहाँ पर रेटिना हो गया यहाँ पर लेंस हो गया। लेंस में कौन? तो उत्तल लेंस, इस सिलियरी पेशिया से यहाँ पर है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रकाश की किरण आ करके रेटिना से पहले ही बन जाती है। अब पहले ही बन गई तो ये कौन दोष हो गया? तो ये हो गया निकट दृष्टि दोष। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही बन गया तो दोष क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। अब इसे दूर कैसे करेंगे? तो ये दूर तब होगा जब किसी तरीक़ा से इस प्रकाश की किरण को हमको यहाँ तक पहुँचाना होगा। अब इसको पहुँचा देंगे यहाँ पर रेटिना पर, तब वह दोष क्या होगा? दूर हो जाएगा। तब हम लोग क्या करते हैं,
इस लेंस के आगे हम लोग एक और लेंस लगाते हैं जिसका नाम है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश से किरण को फैला देता है। अब फिर से देखिए, ये हम अवतल लेंस लगा दिए। अब ये आँख है, मान लिया जाए ये आँख हो गया, ये आँख के लेंस हो गया। तो अब क्या होगा कि पहले आ रहा था प्रकाश से किरण, तो आने के बाद ये रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, जिससे वस्तु ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम क्या किए, अवतल लेंस लिए और यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर रेटिना है। तो ये प्रकाश क्या होगी, जब आएगी तो ये फैला देगी। ये क्या करेगी, फैला देगी। फिर ये प्रकाश ही फैला दी, ये आएगी इसको फैला देगी। अब जैसे ही फैलाया, फैलने के बाद क्या होगा, यह बिल्कुल बराबर रेटिना पर बनेगी। रेटिना पर क्या होगी, बनेगी और दोष क्या होगा, दूर हो जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं कि पहले ये आ रही थी तो आने के बाद नीचे झुक रही है, जबकि ये आएगी तो क्या होगी, ये दूर ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। फिर ये आएगी, ये फैलाएगी नीचे, तो इधर की तरफ नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ। और फिर उत्तल की वजह से सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी, लेकिन इतना सिकुड़ेगी कि आगे जा करके वह रेटिना के पास ही बन जाएगी। तो अवतल लेंस के जैसे प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस क्या करता है, किरण को फैलाती है और उत्तल लेंस क्या करेगी, सिकुड़ाएगी। लेकिन जब उत्तल लेंस पहले से ही फैला देगी या पहले से ही फैला देगी तो कितना भी सिकुड़ेगी ना, ये आ करके रेटिना पर ही प्रतिबिंब को बनाएगी। इसलिए निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति है उसको हम क्या देंगे, अवतल लेंस से बना चश्मा देंगे, जिससे उसके आँख के देखने की क्षमता क्या ठीक होगी, मतलब प्रतिबिंब सही स्थान पर बनेगी। इसका आंसर हो जाएगा अवतल। और अवतल को ही देखिए अपसारी बोलते हैं। फैलाएगी तो अपसारी, सिकुड़ाएगी तो होगा अभिसारी। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड के लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है, इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस के व्यवहार करना होगा। अब देखिए, यह क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है और ब्लैक बोर्ड के लिखावट को ठीक से नहीं देख पा रहा है। तब इसे क्या होगा, यह निकट, इस बच्चा के पास निकट दृष्टि दोष है। संकेत में देखिए करा कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। अब निकट दृष्टि के दोष का मतलब हो गया कि निकट के वस्तु को तो ठीक से देख रहा है लेकिन दूर के वस्तु को ठीक से नहीं देख पा रहा है। अब बच्चा से बहुत दूर ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड दूर है, तो इसका मतलब दूर के वस्तु को ठीक नहीं देख पा रहा है। और दूर के वस्तु को ठीक नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष है। और निकट में 3 अक्षर है, इसलिए उसे कौन लेंस चाहिए, तो उसे चाहिए अवतल लेंस। और अवतल लेंस को ही बोल देते हैं अपसारी लेंस। अवतल को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। और अवतल 4 अक्षर से बना है, तो इसका जो दोष होगा वो 3 अक्षर वाला होगा, यानी दोष कौन होगा, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम है तो निकट दृष्टि दोष क्या होगा, हो जाएगा। फोकस दूरी कम होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वो कौन दोष से होगा, तो अवतल है नाम बर का, तो बीमारी का नाम भी बड़ा बड़ा होगा, यानी निकट दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, तो रेटिना के पीछे बनेगा दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में लिख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष में। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर करते हैं। दीर्घ मतलब दूर दृष्टि दोष, नाम में है 2 अक्षर दूर, तो इसको हम लेंस में मानेंगे 3 अक्षर वाला उत्तल। छोटा दोष के नाम छोटा वाला है तो लेंस के नाम भी छोटा वाला होगा, तो दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि, आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। समझिए कि तारे का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने दिशा से क्या होती है, भटक जाती है। अपनी निश्चित दिशा से न जा करके मार्ग उसका विचलन जो होता है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। डिटेल से इसकी चर्चा पिछले क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों यानी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण,
वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण या रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग विचलन होगा, सबसे अधिक मुड़ेगा बैंगनी रंग और सबसे कम मुड़ेगा लाल रंग। लाल रंग सबसे कम मुड़ेगा, बैंगनी रंग सबसे अधिक मुड़ेगा। देखिए कम से कम 5-6 बार चर्चा हो चुका है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, क्या प्रकाश का रंग वर्ण प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा हाँ बिल्कुल, प्रकाश का जो रंग है वो प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह कम मुड़ेगी और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो अधिक मुड़ेगी। नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो 620 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है। आप आंसर लिखेंगे कि जो लाल रंग होता है वह कम बिखरता है, लाल रंग के प्रकीर्णन कम होते हैं, यानी वो कम फैलता है। तो लाल रंग चूँकि कम फैलता है इसलिए दूर से देखते हैं तो भी वह लाल ही दिखाई देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो सिग्नल होता है, सिग्नल उस पर लाल रंग का प्रयोग करता है, क्योंकि दूर से ही हमें लाल रंग दिखाई देता है और खतरे के रूप में लाल रंग के प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जल्दी फैलता नहीं है। अगर हम बैंगनी रंग के यूज करेंगे तो बैंगनी रंग जल्दी फैल जाएगा और हमें दिखाई नहीं दे पाएगा कि आगे किसका निशान है, किस चीज़ का प्रयोग किया गया। तो बस इतना रखिए कि रेड सिग्नल में आप सुनते हैं कि जो रेड सिग्नल है उसमें रेड रंग होगा, इसलिए होता है क्योंकि यह लाल रंग प्रकर्णित कम होता है, फैलता कम है, जिसकी वजह से बहुत दूर से भी देखेंगे तो ये आसानी से दिखाई देता है। और जैसे ही आसानी से दिखाई देगा तो हम लोग उस संकेत के रूप में यूज कर लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है, क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। याद रखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, यानी जो बैंगनी रंग प्रकाश के किरण में आता है वो ज़्यादा क्या होता है, फैल जाता है। और चूँकि वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण हैं, तो छोटे छोटे धूल कण की वजह से ये क्या होगा, नीला रंग फैल जाता है। और जितना फैलेगा प्रकाश के जो आकाश का रंग है वो इतना ही क्या होगा, नीला दिखाई देगा। याद रखिए, एक लाइन में प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से, स्कैटरिंग की वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम लोग अति लघु उत्तरीय के साथ साथ जो खाली स्थान था और 4 विकल्प वाले प्रश्न था उस सभी को देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तब तक देखते रहिए आप अगले वीडियो के। आपका जो भी इसमें आप लोग को जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है उसे अवश्य नोट करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा बात बताए गए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग